आज की हमारी क्लास का विषय रहेगा अशोक के अभिलेख, क्योंकि ये अशोक के अभिलेख मौर्य कला से संबंधित ही, मौर्य संस्कृति से संबंधित ही हैं, तो इनसे संबंधित प्राय प्रश्न पुटअप होते हैं। और मुख्य बिंदु है अशोक के अभिलेख। अब अभिलेख के संदर्भ में हमें क्या क्या बात ध्यान रखनी है, ये बात जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि अशोक को स्तंभ बनाने की प्रेरणा ईरानी सम्राट दारा से मिली थी, ठीक उसी प्रकार से अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा ईरानी सम्राट दारा से मानी जाती है। तो प्रेरणा स्रोत ईरानी सम्राट दारा, ठीक है। अब दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अशोक के अभिलेख कुल 4 लिपियों में है। अशोक के अभिलेख कुल 4 लिपियों में है। अब ये 4 लिपि कौन कौन सी हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो एक ब्रह्मी लिपि, दूसरी खरोष्टी लिपि और तीसरी अरेमाइक। कई बार वो माइक काम नहीं करे, बोला अरेमाइक, तो अरेमाइक। और चौथी ग्रीक या यूनानी, चौथी ग्रीक या यूनानी। ये 4 लिपियां हैं, कुल 4 लिपियों में और 3 भाषाओं में। लिपि तो कितनी है 4, भाषा कितनी है 3, ये बात भी ध्यान रखना है। भाषा है 3, ठीक है। अब 3 भाषा कौन सी है, तो 3 भाषा में अशोक के अभिलेख मुख्यतः हैं प्राकृत भाषा में, ठीक है। फिर कई बार हम भूल से पाली कर देते हैं, नहीं, पाली या संस्कृत में अशोक का कोई अभिलेख नहीं है, प्राकृत भाषा में है। तो फिर ये ध्यान रखना अरेमाइक और ग्रीक हैं, वो लिपि भी हैं साथ में भाषा भी हैं, यानी ब्रह्मी और खरोष्टी केवल लिपि हैं, जबकि अरेमाइक और ग्रीक या यूनानी ये लिपि भी हैं और भाषा भी हैं। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 3 भाषा कौन सी है, प्राकृत, अरेमाइक और ग्रीक, जबकि 4 लिपि कौन सी हैं, ब्रह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक, ठीक है। लिपि पूछे तो 4, भाषा पूछे तो 3, और लिपि 4 हैं वो ब्रह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि ब्रह्मी और खरोष्टी केवल लिपि हैं, जबकि अरेमाइक और भाषा लिपि भी हैं, वो अरेमाइक और ग्रीक लिपि भी हैं और भाषा भी हैं, ठीक है। प्राकृत केवल भाषा है, जबकि अरेमाइक और ग्रीक पहले चर्चा कर चुके हैं कि लिपि और भाषा दोनों है, ठीक है। अब अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्रह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्रह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। अब इनको आप इस प्रकार से, जैसे हम इस अशोक के स्तंभों को विभाजित करेंगे, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख। इनमें स्तंभ लेख जितने भी हैं, चाहे वो वृहद स्तंभ लेख हो चाहे लघु स्तंभ लेख हो, सब के सब ब्रह्मी लिपि में है। गुहालेख भी ब्रह्मी लिपि में है, जबकि शिलालेख हैं वो 4 लिपियों में और 3 भाषाओं में है, केवल शिलालेख, ठीक है। तो इसका मतलब मुख्यतः ब्रह्मी लिपि, क्योंकि ब्रह्मी स्तंभ सबके सब ब्रह्मी लिपि में है, गुहालेख सबके सब ब्रह्मी लिपि में है, शिलालेख ब्रह्मी लिपि में है, लेकिन साथ में इनमें भी है। ऐसे ही शिलालेख हैं वो प्राकृत में भी हैं, साथ में इनमें भी हैं। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अच्छा, कई बार ब्रह्मी और खरोष्टी का अंतर पूछ लेते हैं, तो ब्रह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि खरोष्टी दाएं से बाएं उल्टा हो जाएगी। याद कैसे करो, ब्रह्मी बाएं से, अब बाएं से किधर जाएगी, दाएं, तो ब्रह्मी बाएं से दाएं, खरोष्टी दाएं से बाएं, उल्टा हो जाएगी। अरेमाइक भी, क्योंकि खरोष्टी अरेमाइक इसी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अरेमाइक भी दाएं से बाएं, ठीक है। तो ये इनके संदर्भ में। अब हमें ध्यान ये रखना है कि अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज की थी 1750 में टिफेनथेलर नामक पादरी ने। तो फादर टिफेनथेलर या टिफेनथेलर याद रह जाएगा, क्योंकि किसके अभिलेख खोज रहे हैं, अशोक के। तो भाई अशोक का अभिलेख खोज तो समय लगेगा, तो अकेला थेलाऊं काम कौन से ले लो, सागे टिफन भी राखनू पड़े लो। तो टिफेनथेलर ये अशोक के अभिलेखों को खोजा है, और इसने जिस अभिलेख को खोजा था, यानी अशोक का सर्वप्रथम खोजा गया जो अभिलेख है वो है दिल्ली मेरठ।
दिल्ली मेरठ, इस दिल्ली मेरठ स्तंभ को खोजा था। ये प्रथम खोजा गया अभिलेख है अशोक का। किसने खोजा है? टिफेनथेलर ने। कब? 1750 में। ठीक। फिर अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का कार्य, चाहे अशोक के अभिलेखों को पूछे चाहे ब्राह्मी लिपि को, अशोक के अभिलेखों या ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का कार्य किया 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम या ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा है। कब? 1837 में। ठीक है। तो इसने अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि वाले, और ब्राह्मी लिपि वाले में जो पहले पढ़ा गया है वो है दिल्ली टोपरा। तो वो तो एक ही बात है, कोई भी हो चाहे दिल्ली, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि को इसने पढ़ा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि ब्राह्मी लिपि अशोक के स्तंभों को पहले तो पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने, लेकिन जो खरोष्टी लिपि है उसको पहले पढ़ा था नोरिस नाम के विद्वान ने। इसने तो ब्राह्मी लिपि को, और पहले अशोक के जो भी अभिलेख हैं उनकी सबसे पहली पढ़ी गई लिपि ब्राह्मी लिपि है। फिर उसके बाद में नोरिस ने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। तो खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख हैं वो किसने पढ़े हैं? नोरिस ने पढ़े हैं सबसे पहले। ठीक। अब अशोक के अभिलेखों में एक लेखक का नाम, अभिलेख लेखक का नाम भी मिलता है, और उसका नाम है कापड़ या चापड़। कापड़ या चापड़, ये अशोक के अभिलेख लेखक का नाम है, एक लेखक का नाम भी मिलता है। ठीक है। अब अशोक के अभिलेखों को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे, अशोक के अभिलेख 3 भाग होंगे। एक भाग शिलालेख, दूसरा होगा स्तंभ लेख, और तीसरा होगा गुहालेख। ठीक है। ये 3 भाग रहेंगे अशोक के अभिलेखों के। अब जो 3 भाग हैं इनमें हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हम चर्चा करें शिलालेखों की। तो शिलालेखों की चर्चा करें तो शिलालेख या वृहद शिलालेख, शिलालेख का मतलब वृहद शिलालेख, लघु अलग हैं। तो शिलालेख या वृहद शिलालेख ये 8 स्थानों से मिले हैं। पहली बात, 8 स्थानों से मिले हैं, और इनमें प्रत्येक पर लेख कितने लिखे हुए हैं? 14 लेख लिखे हुए हैं। ठीक है। तो इसका मतलब शिलालेखों की संख्या पूछे तो कितनी है? 14। ठीक है। 8 स्थानों से, कितने स्थानों से मिले हैं? 8 स्थानों से। देखो, इसको थोड़ा सा सिंपली ऐसा समझो। प्राय कई बार हम गलत धारणा ये ले लेते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझो कि जैसे हमें कोई पूछे कि कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के किस शिलालेख से मिलती है, तो हम कहेंगे 13वें से। सिंपल सी बात है कि भाई 13वें शिलालेख से अशोक के यानी कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। लेकिन उस 13वें शिलालेख का अभिप्राय क्या है? 13वें शिलालेख का अभिप्राय क्या है? कई बार हम ये सोच लेते हैं कि साहब अशोक ने ऐसी कुछ अलग बहुत सी शिलाएं बनवाई होगी, और उन शिलाओं में जो 13वें नंबर की शिला है उस पर लिखा हुआ लेख होगा कलिंग युद्ध के बारे में। दरअसल ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है कि 8 विभिन्न स्थानों से ये शिलाएं मिली हैं। 8 स्थानों से, इनमें प्रत्येक पर 14 बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। और सभी में 13वें नंबर की जो बात लिखी हुई है, चाहे वो पाकिस्तान के शाहबाज गढ़ी का हो, चाहे मानसेरा का हो, चाहे भारत में वो गिरनार का हो, सोपारा का हो, उनमें 13वें नंबर पर क्या होगा? कलिंग युद्ध से संबंधित बात। तो 13वीं शिला पर नहीं, प्रत्येक ये जो शिलाएं हैं इनमें 13वें नंबर की जो बात है वो होगी कलिंग युद्ध से संबंधित। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसकी हम चर्चा करेंगे अभी। तो पहले हमारा बिंदु होगा शिलालेख। शिलालेख के संदर्भ में ये 8 विभिन्न स्थानों से मिले हैं। शिलालेख या वृहद शिलालेख, शिलालेख या वृहद शिलालेख 8 विभिन्न स्थानों से मिले हैं। तो 8 स्थान कौन कौन से हैं जहां से ये मिले हैं? तो पहले हम स्थानों की बात करें। नंबर 1 शाहबाज गढ़ी, शाहबाज गढ़ी जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। और पाकिस्तान से जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, वो मोस्टली खरोष्टी लिपि में हैं। तो ये हो गया खरोष्टी लिपि, खरोष्टी। फिर दूसरा मानसेरा,
मानसेरा, दूसरी जो शिला है वो मानसेरा, ये भी पाकिस्तान में, और ये भी खरोष्टी लिपि में। फिर उसके बाद में कालसी, कालसी, कालसी उत्तराखंड में है। और भारत में जो शिलालेख है वो ब्रह्मी लिपि में है, तो ये किस में हो गया? ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मी लिपि। गिरनार गुजरात में है, और गुजरात वाले किस लिपि में है? ब्रह्मी लिपि में हो गई, भारत में है तो। फिर सोपारा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, तो ये भी ब्रह्मी लिपि में। फिर एरागुड्डी, एरागुड्डी ये है आंध्र में, एरागुड्डी आंध्र में, ये भी ब्रह्मी लिपि में। फिर धौली उड़ीसा में, उड़ीसा में ब्रह्मी लिपि में। और फिर 8वां है जोगढ़, जोगढ़ ये भी उड़ीसा में और ब्रह्मी लिपि में। ठीक है, ये 8 स्थान हैं जहां से मिले हैं, वो 14 लेखों के समूह है। अब देखो यहां से इन 8 स्थानों से, ये 8 स्थान हैं शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, सोपारा, एरागुड्डी, धौली, जोगढ़। ठीक है, ये 8 स्थान हैं। इनमें प्रत्येक पर, जैसे शाहबाजगढ़ी में 14 बात लिखी हुई है, मानसेरा में 14 बात लिखी हुई है, और वो क्रम वही सेम रहेगा। यानी शाहबाजगढ़ी वाले में दूसरे नंबर पर बात है मनुष्य और पशु के कल्याण के लिए कुएं खुदवाना, अस्पताल बनवाना आदि, तो इसमें भी वही बात रहेगी। सोपारा, एरागुड्डी, धौली, जोगढ़ सब में वही बात रहेगी। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। हाँ, एक थोड़ी सी ध्यान ये रखनी है कि जो उड़ीसा में है धौली और जोगढ़, उनमें 11, 12, 13 नंबर के लेख हैं। उनके स्थान पर 2 पृथक बातें लिख दी, तो उनको कहेंगे हम पृथक कलिंग अभिलेख प्रथम और पृथक कलिंग अभिलेख द्वितीय। 2 अलग बातें लिख दी। ध्यान ये रखना है कि इनमें बाकी तो सेम है, 1 से लेकर 10 बात तक तो सेम है, लास्ट के 2 में, किसमें? धौली और जोगढ़ में। लेकिन 10 नंबर का जो लेख है, 11 नंबर का जो लेख है, तो मैं इसको 10, 11 और 11, 12, 13, 11, 12 और 13, इनके स्थान पर 2 अलग बातें लिख दी, 2 अलग बातें लिखी, तो उनको कहेंगे हम पृथक कलिंग अभिलेख। बाकी सेम है पूरी की पूरी, इसलिए शिलालेखों की संख्या 14 ही मानी जाएगी, क्योंकि शिलालेख प्रत्येक शिला पर कितने हैं? 14 लेख। तो ये अपवाद है धौली और जोगढ़। ठीक है, उनकी भी चर्चा, वो अपवाद क्यों है उसके पीछे भी ये कारण है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 13वें से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, और कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। तो इन अभिलेखों से एक से तो पूरी स्पष्ट जानकारी मिलती है, इनसे भी थोड़ा पुट निकल कर आता है। तो ऐसी स्थिति में उड़ीसा वाले लोगों को अगर वो युद्ध, क्योंकि पत्थर पर लिखवा दिया जाएगा उन लोगों के सामने, तो चाहे अशोक ने तो पॉजिटिव वे में ही कहा होगा कि भाई मेरा हृदय द्रवित हो गया इस प्रकार से ये बात, लेकिन उन लोगों को वो हमेशा याद रहेगा, घाव हरे रहेंगे। भाई जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति वर्षों पहले हमारा झगड़ा हुआ हो और अब मैं उसके प्रति बिल्कुल सम्मान का व्यवहार रखता हूँ, हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन फिर भी जब भी वो कभी मिले मैं ये कहूँ यार देख उस दिन गलती हो गई, उस दिन तुम्हें ज़्यादा ही पीट दिया और बाकी तो नहीं ठीक, लेकिन ये जो मुंह पर या नाक पर मुझे नहीं देनी चाहिए थी, इसका मतलब मैंने उसको वो बात याद दिलाकर और ज़्यादा उसको परेशान कर दिया। तो अशोक ये बात उसको याद, उन कलिंग वाले लोगों को याद दिलाना नहीं चाहता था, इसलिए जिनसे कलिंग युद्ध का पुटारा था उनको वहां से हटा दिया। तो ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ से ये बात हटा लिए गए हैं। 11, 12, 13 से तो स्पष्ट कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, इसलिए इनको हटा लिया, इनके स्थान पर 2 नई बातें लिख दी, जिनको कहेंगे पृथक कलिंग अभिलेख। ठीक है, अब ये जो 8 शिलाएं हैं, इनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, 14 बातें हैं,
14 में से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें लेनी है। कौन कौन सी बातें हैं कि महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं? तो देखो, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है महत्वपूर्ण बातों के क्रम में क्या क्या है, पहले चर्चा कर लेता हूं मैं। से प्रत्येक कोई भी 8 स्थान है, सभी में है ये। जो प्रथम नंबर पर है उसको हम कहेंगे प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख या प्रथम वृहद शिलालेख, बात एक ही है, प्रथम शिलालेख या प्रथम वृहद शिलालेख। तो इसमें क्या है? इसमें पशु बलि पर प्रतिबंध की बात कही गई है। पशु बलि पर प्रतिबंध की बात कही गई है। ठीक है, प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की बात कही गई है। फिर द्वितीय शिलालेख में, द्वितीय शिलालेख में सभी नहीं, लेकिन जो मुख्य है वो हमें याद करने ही हैं। यहां पर द्वितीय शिलालेख में ध्यान ये रखना कि अशोक ने द्वितीय शिलालेख के अंतर्गत मनुष्य व पशु दोनों के कल्याण के लिए जो औषधालय बनवाए हैं, मार्गों के किनारे कुएं, तालाब, छायादार वृक्ष आदि लगवाए हैं, उन सब की जानकारी देता है अशोक इस दूसरे शिलालेख में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पशुओं के लिए भी औषधालय खुलवाने का पहला उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। इसका मतलब दुनिया का पहला शासक अशोक है जिसने मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सालयों की व्यवस्था की है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, तो इस अभिलेख से, दूसरे शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने मनुष्य और पशुओं के कल्याणार्थ कुएं खुदवाए, यानी मार्गों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, तालाब खुदवाए और उनके लिए चिकित्सा सुविधाओं के औषधालय औषधालय बनवाए। ऐसी बात तीसरे शिलालेख से, अभिलेख का मतलब पत्थर या धातु पर लिखा हुआ कोई भी लेख है वो अभिलेख होगा। और अशोक के अभिलेखों को हमने 3 भागों में बांटा है, जिनमें पहला है शिलालेख। तो इसलिए शिलालेखों को हम अभिलेख भी कह सकते हैं, लेकिन अभिलेखों में भी कौन सी कैटेगरी है? शिलालेख। पहले हम बात शिलालेख की कर रहे हैं। तो तीसरे शिलालेख में क्या कहा गया है कि अधिकारी हैं, एक का नाम है युक्त, एक का नाम है राजुक और एक का नाम है प्रादेशिक। इन तीनों अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि ये प्रति 5वें वर्ष साम्राज्य का दौरा करेंगे, लोगों के हालचाल जानेंगे, और इस दौरे को नाम दिया गया है अनुसायन का दौरा। तो अनुसायन का दौरा कहा गया है इसको। ठीक है, क्या जानकारी मिल रही है कि युक्त, राजुक और प्रादेशिक नामक अधिकारी प्रति 5वें वर्ष साम्राज्य का दौरा करेंगे, और प्रति 5वें वर्ष साम्राज्य का दौरा करके और लोगों के हालचाल जानेंगे। लेकिन 2 स्थान ऐसे होंगे जहां वो प्रति 3रे वर्ष जाएंगे। ये तीनों अधिकारी, वो 2 स्थान कौन से होंगे? उज्जैन और तक्षशिला। अब आप ये कहोगे साहब ये हमें कैसे याद रहेंगे उज्जैन और तक्षशिला? तो देखो, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान ये देना है। अगर आपने, क्योंकि हम फिलहाल सिर्फ मौर्य कला और साहित्य से संबंधित ही बातें पढ़ रहे हैं, तो पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि में कि अशोक के पिता बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, और उस समय वहां अशोक का बेटा सुसीम वहां का गवर्नर था। वो उस विद्रोह को दबाने में विफल रहा था, तो परिणामतः उज्जैनी का गवर्नर अशोक, बिंदुसार के समय उज्जैनी या अवंती का गवर्नर था अशोक, वो आया उस विद्रोह को दबाने के लिए। उसने विद्रोह दबा दिया, लेकिन वो जो वहां जनता के प्रतिनिधि थे वो एकत्रित होकर अशोक के पास गए और उन्होंने ये कहा कि साहब, हमारी समस्या आपसे नहीं है, हम आपके विरुद्ध विद्रोह नहीं कर रहे हैं। ये जो दुष्ट अमात्य हैं, आपने जिनको छोड़ रखा है, आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो हम पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं और हम उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो हमारी कोई सुध लेने वाला ही नहीं है, तो क्या करें, विद्रोह नहीं करें। तो अशोक ने उनको आश्वासन दिया कि हर 2 या 3 वर्ष बाद आपके यहाँ पर ऐसा कोई अधिकारी आएगा जो आपके बारे में पूरे हालचाल लेगा। तो जब राजा बना अशोक, तो उसने उस बात को क्रियान्वित किया
और उसने तक्षशिला में उन अधिकारियों को भेजना शुरू कर दिया। तो जब वो तक्षशिला में भेजेगा तो खुद जहां का गवर्नर रहा वहां भी भेजेगा, और खुद कहां का था? अवंती का। यानी एक तो उस स्थान जहां उसने विद्रोह का दमन किया था तक्षशिला, और दूसरा वो स्थान जहां का वो खुद गवर्नर रहा था उज्जैन या अवंती। तो इन दोनों क्षेत्रों पर वो प्रति तीसरे वर्ष उन युक्त राजदूत और प्रादेशिक को भेजता था। ठीक है, फिर चौथा याद करो तो करो, नहीं कोई आपके ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो। चौथे में क्या है? भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की बात पर बल दिया गया है। भेरी घोष यानी रण घोष, युद्ध के लिए। मतलब इन सीधो सुइया मान ले लो कि पहली जगह आप जब भी महाभारत आदि का युद्ध देखते हो तो उसमें शंख बजाया जाता युद्ध से पहले, तो दुंदुभी बजाई जाती, नगाड़ा बजाया जाता। अशोक ये कह रहा है कि आज के बाद ये जो दुंदुभी, नगाड़े, शंख, ये युद्ध के लिए नहीं बजेंगे, मांगलिक कार्यों यानी आरती जी का कार्य में बजेला है, अच्छे कार्यों के लिए ही बजेंगे। तो इसमें भेरी या रण घोष के स्थान पर धम घोष पर बल दिया है। ठीक है, चौथे में। अब पांचवा आपके लिए महत्वपूर्ण है, पांचवा शिलालेख। पांचवें में क्या है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है कि अशोक ने ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जो जनता के नैतिक आचरण की देखभाल करते। वो कौन थे? धम्म महामात्र। ठीक है, तो अपने राज्यारोहण के 13 वर्ष बाद इनकी नियुक्ति की, और इनकी जानकारी अशोक के 5वें शिलालेख से मिलती है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। ठीक है, फिर 6वें शिलालेख से, 6वें शिलालेख में प्रतिवेदकों को निर्देश है, प्रतिवेदकों को यह निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में वो अशोक को प्रजाहित की बात से अवगत करवाएंगे। किसी भी परिस्थिति में अशोक को प्रजाहित की बात से अवगत करवाएंगे, चाहे अशोक अंतःपुर में हो चाहे रसोईघर में हो। तो उसके जो प्रतिवेदक हैं वो प्रजाहित की अगर कोई बात है तो वो समय और स्थान नहीं देखेंगे, बल्कि वो सूचना तत्काल अशोक तक प्रेषित करेंगे। तो अपने आप में बहुत बड़ी एक राजतंत्रीय व्यवस्था में कोई राजा ऐसी बात, वो भी पत्थर पर उत्कीर्ण करवा के लिखवा रहा है तो स्थायी रूप से कि मैं ऐसा कर रहा हूं या ऐसा करना चाहिए इन लोगों को, तो बड़ी बात है ये। ठीक है, फिर आपको सीधा याद करना है 12वां और 12वां शिलालेख। दो चीजें, एक तो 12वें से महिला महामात्रों की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति तो 5वें से, और महिला महामात्रों की नियुक्ति 12वें से। तो एक तो महिला महामात्रों की नियुक्ति, और एक इससे धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी मिलती है, क्योंकि इसमें अशोक ने एक कथन कहा है, इसमें यह कहा है कोई व्यक्ति अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा करता है तो वह ऐसा करके अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये इसमें है धार्मिक सहिष्णुता की बात कि कोई व्यक्ति अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की निंदा करता है तो वह अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो व्यवहार में भी है, ये सही बात। ठीक है, फिर 13वां, इससे क्या है? कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख से, ये बात ध्यान रखना। 14वें में सभी का सार है। अब देखो एक बात कॉमन, दूसरे और 13वें शिलालेख में यवन राजाओं और दक्षिण के जो राज्य हैं उनका भी उल्लेख मिलता है, चोल, पांडे आदि का। कौन से में? दूसरे और 13वें में। अच्छा, यवन राज्यों में दूसरे में तो केवल एक सीरिया के एंटियोकस का नाम मिलता है, और 13वें में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है, यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है 13वें में, और दूसरे और 13वें दोनों में ही दक्षिण राज्यों का उल्लेख मिलता है, चोल, पांडे, केरलपुत, इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये हैं अशोक के शिलालेख या वृहद शिलालेख। इन शिलालेख या वृहद शिलालेखों के अलावा अशोक के लघु शिलालेख भी मिले हैं अनेक स्थानों से। अब वो लघु शिलालेख कौन से हैं उनके संदर्भ में हम चर्चा करें। लघु शिलालेख, देखो पहले सुनना है, लघु शिलालेख। और लघु शिलालेख के क्रम में जैसे मास की, गुर्जरा,
उद्गेमल, मांस की गुर्जरा, उद्गेमल, निट्टूर, बैराट, सासाराम, रूपनाथ, जंटिंग रामेश्वर, ब्रह्मगिरी, सन्नाती, तक्षशिला, लगमान, सेरेकुन्ना, ये प्रमुख लघु शिलालेख हैं। एरागुड्डी से वृहद शिलालेख भी है तो लघु शिलालेख भी है। एरागुड्डी ये कुछ अशोक के लघु शिलालेखों में है। ठीक है, अब लघु शिलालेखों में देखो, पहली बात तो ये कौन से कहाँ हैं। जैसे हमें पहले तो हमें वो उनको टारगेट बनाओ जिनका हमें पता है। जैसे बैराट का हमें पता है कि राजस्थान में है, क्योंकि बैराट सभ्यता के संदर्भ में हम पढ़ते हैं, तो ये तो राजस्थान में है, जयपुर में है। सासाराम प्राय, क्योंकि शेरशाह का मकबरा याद रखते हैं तो सासाराम बिहार में है, ये बात भी याद रखते हैं। ये तो राजस्थान में, ये बिहार में। ठीक है, फिर एरागुड्डी का हमें इसलिए पता है, कि थोड़ी देर पहले ही हमने वृहद शिलालेखों के क्रम में लिखा था कि एरागुड्डी आंध्र प्रदेश में है, तो एरागुड्डी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब ये पाकिस्तान में तक्षशिला, क्योंकि हम तक्षशिला विश्वविद्यालय पढ़ते हैं तो पाकिस्तान में है, तो तक्षशिला पाकिस्तान में है। लगमान और सेरेकुन्ना अफगानिस्तान में है। लगमान और सेरेकुन्ना है वो अफगानिस्तान में है। ठीक है, अब जो बाकी बचे उनमें से दो मध्य प्रदेश में आएंगे। दो मध्य प्रदेश में कौन से आएंगे? उससे पहले बाकी सब अशोक के सर्वाधिक अभिलेख है वो कर्नाटक से मिले हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो इनको मध्य प्रदेश वाले से अलग करते ही फिर बाकी कर्नाटक के ही होंगे इनमें। जैसे मध्य प्रदेश से अलग करें तो इसके लिए देखो, आपने एक मूवी देखी होगी मेला, और मेला में एक रहता है गुर्जर और एक रहती है रूपा, और उस फिल्म का जो फिल्मांकन है वो चंबल की घाटियों मध्य प्रदेश में ही होता है। तो ये देखो, ये गुर्जर और ये रूपा, ये दोनों एमपी में है, एमपी में। तो फिर शेष कहां हो गए? शेष हैं वो हैं कर्नाटक में। ठीक है, शेष ये कर्नाटक में है। मास्की, उद्गेमल, निट्टूर, ब्रह्मगिरी, सन्नाती, ये सबसे बाद का शिलालेखों में से है, लघु शिलालेखों में। जंटिंग रामेश्वर, निट्टूर, ये सब कहाँ हो गए? कर्नाटक में हो गए। ठीक है, अब इनमें क्या बातें, उससे पहले देखो, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अशोक के अभिलेखों में उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख न होकर उसकी उपाधि का उल्लेख है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, उसकी उपाधि का उल्लेख है। एक बात, अब जब उपाधि का उल्लेख है तो नाम, कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिनमें कि उसके व्यक्तिगत नाम ही है, यानी बाकी अभिलेखों में तो नाम न होकर उसकी उपाधि प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय, कि देवानाम प्रिय राजा का ये आदेश है या ये बात है जो भी, या प्रियदर्शी राजा ये चाहते हैं। तो बाकी अभिलेखों में तो प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय है, लेकिन चार अभिलेख ऐसे हैं जिनमें अशोक का खुद का नाम उल्लेखित है। वो चार कौन से हैं? मास्की, गुर्जरा, उद्गेमल और निट्टूर। इन चारों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। हालांकि एग्जाम में ज्यादातर मास्की और गुर्जरा ही आते हैं कि अशोक का नाम का उल्लेख किन में है, तो मास्की और गुर्जरा में, लेकिन आपको साथ में उद्गेमल और निट्टूर भी याद रखना है कि मास्की, गुर्जरा, उद्गेमल और निट्टूर अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको ध्यान ये रखना है, ये तो इनमें नाम मिल ही रहा है। फिर ये ध्यान रखना है कि बैराट
अशोक के लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा है। पहले हम चर्चा कर चुके हैं किस प्रकार से कैसे मिला था। लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा है। ये ब्रह्मी लिपि में है, ये तो हमें पता है क्योंकि यहाँ कौन सी लिपि में है अभी चर्चा कर रहे हैं हम। तो ब्रह्मी लिपि में है और लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा है। इसमें एक तो अशोक बौद्ध त्रिरत्नों में विश्वास करता है, बुद्ध, धर्म और संघ में, कि महात्मा बुद्ध स्वयं उनका जीवन चरित्र तो उनमें विश्वास करता है, उनकी जो शिक्षाएं हैं धम्म उनमें, और उन्होंने जिस संघ की स्थापना की उनमें विश्वास करता है। तो बुद्ध धर्म संघ में विश्वास की बात कहता है और 7 बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की बात कहता है। इसका मतलब ये अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का बड़ा प्रमाण है बैराट अभिलेख। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि इस अभिलेख में, बैराट अभिलेख में अशोक को मगध का राजा बताया गया है, मगध का राजा कहा गया है। और मास्की में कहा गया बुद्ध शाक्य, मास्की अभिलेख में अशोक को कहा गया है बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य मास्की अभिलेख में अशोक को कहा गया है। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़े। फिर उसके बाद में ये ध्यान रखना है, देखो ये अभिलेख तक्षशिला और लघुमान ये 2 हैं जो अरेमाइक लिपि में हैं। बाकी तो ये ब्रह्मी में हो गए। शेरेकुन्ना है वो द्विभाषिक है, शेरेकुन्ना है वो द्विभाषिक है, वो अरेमाइक और ग्रीक में। ये एक ही अभिलेख है जो द्विभाषी और द्विलिपि है अशोक का। कौन सा? शेरेकुन्ना, क्योंकि अरेमाइक भाषा भी है और लिपि भी है। तो ये एक तो अरेमाइक में है और प्लस ग्रीक में है। तो ग्रीक भाषा भी है, लिपि भी है, यूनानी। ठीक है, और अरेमाइक भाषा भी है और लिपि भी है। तो ये एक ही अभिलेख है अशोक का जो द्विभाषिक और द्विलिपिक है। शेरेकुन्ना जो कहाँ से है? अफगानिस्तान से। शेरेकुन्ना भी अफगानिस्तान से है, लघुमान भी अफगानिस्तान से है, जबकि तक्षशिला है वो पाकिस्तान से है। लेकिन तक्षशिला और लघुमान है वो 2 अरेमाइक लिपि में है, अरेमाइक में है। और जो शेरेकुन्ना है वो अरेमाइक और ग्रीक दोनों में है और शेष सभी के सभी ब्रह्मी में है। हालांकि हाँ, एरागुड्डी के संदर्भ में एक आपको ये बात याद रखनी है कि ये अशोक का एकमात्र अभिलेख है जो ब्रह्मी और खरोष्टी दोनों में है, ब्रह्मी और खरोष्टी दोनों में है, ऐसा याद रखना। हालांकि देखो वस्तु स्थिति ये नहीं है, वस्तु स्थिति ये है कि इसमें ब्रह्मी लिपि ही पहले तो ब्रह्मी की भांति बाएं से दाएं और फिर खरोष्टी की भांति दाएं से बाएं लिखी हुई है। तो आपसे चाहे ये पूछे कि ब्रह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में कौन सा, तो भी एरागुड्डी होगा, या ऐसा अभिलेख जिसमें ब्रह्मी लिपि पहले बाएं से दाएं और फिर खरोष्टी की भांति दाएं से बाएं लिखी है, तो भी एरागुड्डी होगा। देखो इसको इस रूप में कि इस अभिलेख में मूलतः क्या है, पहले तो बाएं से दाएं इधर से, जैसे राम आम खाता है, पहली सुरती लेख वही लिखेड़ो है मारो। और फिर हालांकि राइटिंग खराब है, स्वतंत्रता से पहले गांधी जी की बता रहे हैं, अब हमारी है। तो राम आम खाता है, अब देखो इसको उल्टा लिख दिया ऐसे, इस प्रकार से राम आम खाता है, इस प्रकार से उल्टा। तो ये पहले तो ब्रह्मी की भांति जा रहे हैं बाएं से दाएं और फिर खरोष्टी की भांति आ रहे हैं दाएं से। बात वही है, लिपि वही है यहाँ पर। तो चाहे ये पूछे कि ब्रह्मी और खरोष्टी दोनों किसमें, तब भी आपका उत्तर एरागुड्डी होगा। चाहे ये पूछे कि ऐसा अभिलेख जिसमें ब्रह्मी लिपि पहले बाएं से दाएं और फिर खरोष्टी की भांति दाएं से बाएं है, तो भी आपका उत्तर है वो एरागुड्डी अभिलेख होगा। ठीक है, तो ये बात रही लघु शिलालेखों से संबंधित बात। अब लघु शिलालेखों के अलावा अच्छा एक बात तो थोड़ी सी बीच में हमने छोड़ दी थी, जब अशोक के शिलालेखों की बात कर रहे थे तो जो पृथक कलिंग अभिलेख हैं, मैंने ये कहा था कि धौली और जोगढ़ में अलग से 11, 12, 13 के स्थान पर अलग लेख लिखे हुए होते हैं, पृथक कलिंग अभिलेख बोलते हैं उनको। पृथक कलिंग अभिलेख से प्रथम हो चाहे द्वितीय हो, दोनों में एक वाक्य कॉमन है। पूछते हैं वो किस में है, यानी तो वहां प्रथम भी उत्तर है और द्वितीय दोनों में एक वाक्य है, संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है। वो दोनों बातों में ही कॉमन है, आगे तो फिर अलग बात लिख दी, लेकिन दोनों में ही पृथक कलिंग अभिलेख प्रथम में भी लिखा हुआ है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है, और पृथक कलिंग अभिलेख द्वितीय में भी लिखा हुआ है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है। ठीक है, तो अगर ये पूछे कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है किस में है, तो उसमें ऑप्शन में या तो आएगा अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक के 12वें शिलालेख में,
अशोक के पृथक कलिंग अभिलेख प्रथम में उपरोक्त सभी में, तो हमारा उत्तर होगा पृथक कलिंग अभिलेख प्रथम में। और अब प्रथम की जगह द्वितीय कर दिया, उसने प्रथम हटा दिया तो द्वितीय में भी है। बात समझ आ रही है? ऐसा होगा। चलो खैर, अब बात करें हम स्तंभ लेखों की।